हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि एचआईवी किस तरह से फैलता है। इसके बाद जैसे एचआईवी जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, स्लम डिजीज भी से जानते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रेवलेंस रेट क्या है, इसका अक्रेंस रेट क्या है, ये कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे देन रिस्क फैक्टर की कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो रिस्क पर हैं। जैसे कि जो नीडलिस्टिक इंजरी में करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो इसके रिस्क पर होते हैं। जो मतलब बिना बैरियर के जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, वो इनके रिस्क पर होते हैं एचआईवी के। इसके बाद से जो है हम एचआईवी के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। जैसे एचआईवी को क्लासिफिकेशन जो CD4 सेल के जो है काउंट पर किया गया है। जैसे 0 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3rd स्टेज, और इसके बाद जो है अननोन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से आता है एचआईवी की हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे। एचआईवी की जो लाइफ साइकिल है वो 8 स्टेज में कंप्लीट होती है। उन 8वें स्टेज की हम बात करेंगे। इसके बाद से एचआईवी का किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। जैसे ब्लड बोर्न डिजीज भी कहते हैं इसको। ये ब्लड से फैलता है। ब्लड से कैसे फैलता है कि जैसे ब्लड या बॉडी सिक्रेशन, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड से फैल सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से फैल सकता है। इसके बाद से डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है, सीरम से फैल सकता है। इसके बाद से वेजाइनल सिक्रेशन से फैल सकता है। इन सब चीज़ों से इनका ट्रांसफर होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस की, बॉडी के अंदर जाकर किस तरह से बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है और किस तरह से बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करके सिम्टम्स को क्रिएट करता है। इसके बाद से हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की। वैसे तो एचआईवी में कोई साइन सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन माइल्ड केस में जो है हमें फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है। इसके बाद सीवियर केस में जो हमें वीकनेस देखने को मिलता है, और बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे टीबी हो गया, लिम्फ नोड का बोले तो अब इन्फ्लामेशन देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद से हम बात करें तो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, 2-3 टेस्ट करते हैं। जैसे एक तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, इसके बाद से जो हम सीरम की टेस्ट करते हैं, पीसीआर टेस्ट करते हैं। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देती है, और PREP नाम से ड्रग्स आता है, इसका भी हम यूज करते हैं। इसके बाद से हम ट्रीटमेंट में ही बात करेंगे कि जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स है उसके कौन कौन से एजेंट है, कौन कौन से उसके अंदर दवाइयाँ आती हैं, इनकी भी बात हम करेंगे। इसके बाद से हम बात करेंगे न्यूट्रिशन थेरेपी की, क्योंकि जो HIV पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है लिपिड का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, तो हमें किस तरह का जो है फूड देना चाहिए। इसके बाद से हम न्यूट्रिशन थेरेपी में ये भी बात करेंगे पेशेंट को भूख नहीं लगता है, तो पेशेंट को जो एपिटाइट को स्टिमुलेशन करने के लिए किस तरह की मेडिकेशन देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, HIV से किस तरह से हम प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से हमें बचना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट HIV, किस तरह से जो है HIV के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। इसके बाद से बात करेंगे रिकमेंडेड फॉर HIV, किस तरह से जो है हमें WHO की कुछ गाइडलाइंस है। इसके बाद से नाटो जो है उसका कुछ गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से जो है हम HIV के लिए एक गाइडलाइंस तैयार करते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात करें। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जैसे हॉस्पिटल में स्टाफ जो है PPE किट पहनता है, इसके बाद से हैंड वॉशिंग है। इन सब बातों को जो है आज हम इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, लाइफ लॉन्ग डिजीज और स्लम डिजीज। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है अवसरवादी इन्फेक्शन जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर आते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडीज के अंदर जो है इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, तो जो है HIV जो है अपना सिम्टम्स दिखाता है बॉडी के अंदर। तो इसके बाद से लाइफ लॉन्ग डिजीज है, मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, ये जिंदगी भर चलता है डिजीज। इसके बाद से स्लम डिजीज। स्लम डिजीज का मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कम एजुकेटेड पर्सन है, वहाँ ज्यादा देखने को मिलता है ये। HIV इज ए वायरस दैट अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम। HIV क्या एक वायरस है जो कि अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम, बॉडी के जो प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर के, उसके ऊपर जो है ये अटैक करता है। HIV इज नॉट ट्रीटेड, इट कैन लीड टू एड्स। HIV का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो एड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देयर इज नो क्योर फॉर HIV एड्स। HIV या एड्स का जो है कोई भी क्योर नहीं है, बट मेडिकेशन कैन कंट्रोल द इन्फेक्शन। लेकिन मेडिकेशन के द्वारा जो हम इनके इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं एंड प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, और डिजीज का जो प्रोग्रेस हो रहा है इसको जो हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। As the virus destroys the impairs the function of immune cells, infected individual gradually become immunodeficient. Immune function is typically measured by CD4 cell count. जो immune functions है इसको हम मेजरली जो है काउंट करते हैं CD4 सेल के काउंट के द्वारा। तो इम्यून सिस्टम किस तरह से इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि HIV के अंदर जो है CD4 सेल्स की जो है कम देखने को मिलती है। इसके बाद एज द वायरस डिस्ट्रॉय द इम्पेयर्स द फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, जो HIV का वायरस है वो क्या करता है, नष्ट कर देता है या फिर बदल देता है जो इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, इनको फंक्शंस को, इनके कार्यों को। फंक्शन इंडिविजुअल ग्रेजुअली बिकम इम्यूनोडिफिशिएंट, और धीरे धीरे आदमी को जो है इम्यूनोडेफिशिएंट बन जाता है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र व्यक्ति का जो है कमजोर कर देता है।
द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब मोस्ट एडवांस यदि हम स्टेज की बात करें HIV की, तो वो एड्स है, विच कैन टेक मेनी ईयर्स डेवलप इफ नॉट ट्रीटेड। यदि बहुत सालों तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये डेवलप कर सकता है एड्स को। एज पर नाको गाइडलाइन, नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गाइडलाइंस, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि ऑल प्रेग्नेंट लेडीज आर टेस्टेड फॉर HIV इन इंडिया। इंडिया के अंदर सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका HIV टेस्ट करना एसेंशियल है। ये नाको ने अपना गाइडलाइंस में दिया है। नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एड्स डे टेक प्लेस ऑन 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट इन द फाइट अगेंस्ट HIV। ये क्या है, एक हमारे लिए जो है एक यूनिटी का काम होता है वर्ल्ड वाइड, कि हम यूनिटी बनाकर जो है फाइट करें अगेंस्ट HIV के। फाउंडेड इन 1988, वर्ल्ड एड्स डे वाज द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ डे के रूप में, मतलब जो है 1988 में पहली बार वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है अक्रेंस, डिजीज का अक्रेंस किस तरह का है। द एस्टिमेटेड HIV prevalence in India is 0.26% with 0.30% among adult males and 0.22% among adult female। जो एस्टिमेट है मतलब अनुमानित जो HIV प्रिविलेंस, HIV की जो फैलने की दर है इन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो HIV की अनुमानित जो फैलने की दर है वो है 0.26%, जिसमें 0.30% जो है एडल्ट मेल्स हैं और 0.22% जो है महिलाएं हैं। इसके बाद से 85% ऑफ द एक्सपोजर वाज ड्यू टू निडल स्टिक इंजरी। ये जो 0.26% है, इसमें से भी जो 85% है वो एक्सपोजर ओनली निडल स्टिक इंजरी के कारण होता है। जब हॉस्पिटल में हम काम करते हैं और स्टाफ की यदि कोई निडल लग जाए तो उससे होता है, या फिर कोई पेशेंट की निडल चुभ जाए तो। अप्रोक्सीमेटली 21.17 लाख पीपल्स लाइव विद HIV इन इंडिया। नाको एजेंसी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिपोर्ट दिया 2015 में, तो इन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 21.17 लाख जो पीपल्स हैं वो HIV से ग्रसित है इन इंडिया, भारत के अंदर। नियरली 72% ऑफ पीपल्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 50 ईयर्स एज। मतलब ये जो 21 लाख है, इसमें से करीब 72% लोग ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप 25 से लेकर 50 साल का है। 25 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं, 72% के लगभग। इन 2021 मतलब 2021 में एक रिपोर्ट आई, WHO ने दिया, इन्होंने इसमें बताया कि 6,50,000 पीपल्स डाइड फ्रॉम HIV। मतलब 6.5 लाख लोग जो हैं HIV से मर रहे हैं, जबकि 1.5 मिलियन लोग के अंदर जो है HIV हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एड्स तक वो जो है कन्वर्ट हो रहा है। अब हम आगे बात कर रहे हैं रिस्क एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन। कौन कौन से रिस्क पे पर्सन है जिनको HIV हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैविंग कंडोमलेस एनल और वेजाइनल। इसका मतलब ये है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के जो है इंटरसेक्स जो लोग करते हैं उनके अंदर होने के रिस्क होती है। इसके बाद से होती नहीं है बल्कि रिस्क होते हैं। हैविंग अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस, हर्पीस, क्लेमाइडिया, गोनेरिया एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस क्या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, पेनलेस जो है सोल या रैसेस होता है। रैसेस का मतलब लाल लाल जो है हमें लाइनें देखने को मिलती है बॉडी के ऊपर। इसका जो लास्ट स्टेज है वो डैमेज कर देता है, जैसे ब्रेन और हार्ट, आई, इनका डैमेज कर देता है, जो सिफिलिस का लास्ट स्टेज है। इसके बाद हम बात करते हैं हर्पीस। हर्पीस क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है हर्पीस, और इसमें क्या होता है, पेनलेस जो है अल्सर या ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अल्सर में क्या होता है, जो हमारा स्किन है वो कट जाता है, उसकी इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है। ब्लिस्टर देखने को मिलता है, ये स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। जो हर्पीज है वो स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं क्लेमाइडिया की। क्लेमाइडिया जो है एक जेनाइटल पेन होता है इसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मोस्टली ये ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी ये बनता है, क्योंकि आउटसाइड द यूट्रस यदि प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं। और क्लेमाइडिया के अंदर मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोनोरिया की। गोनोरिया क्या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में होने की चांसेस रहता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है द यूरिथ्रा, थ्रोट और सर्विक्स इनके अंदर।
इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है? एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, नॉर्मल वेजाइना का जो फ्लोरा होती है वो ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमें डिस्चार्ज वेजाइनल देखने को मिलती है उसमें ऑर्डर प्रेजेंट होती है, जो कि फिशी लाइक देखने को मिलता है, मतलब मछली की तरह उसमें बदबू आने को लगती है। इसके बाद से हम बात करते हैं शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल, सिरिंज एंड अदर इंजेक्टिंग इक्विपमेंट एंड ड्रग सॉल्यूशन व्हेन इंजेक्टिंग ड्रग्स। मतलब शेयर करना एक दूसरे के साथ, कंटामिनेटेड कोई निडल हो गया या सिरिंज है या अदर इंजेक्टिंग जो इक्विपमेंट है उसका एक दूसरे में यदि हम शेयर करते हैं। कंटामिनेटेड का मतलब होता है जो गंदा सामान है, इसके बाद से जो अनक्लीन सामान है उसको यदि हम शेयर करते हैं एक दूसरे में, कि जैसे एक ही निडल से यदि हम 2-3 आदमियों को लगा दें इंजेक्शन, या एक ही सिरिंज का यूज करें हम, तो इससे जो है एचआईवी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं रिसीविंग अनसेफ इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन and medical procedure that involve unsterile cutting और पिक्चरिंग। यदि हम अनसेफ इंजेक्शन लगाएं, मतलब जो यूज किया हुआ इंजेक्शन लगाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफर करें, एंड टिश्यू का ट्रांसप्लांट करें, या फिर किसी टिश्यू का जो है हम ट्रांसप्लांट करें, और मेडिकल कोई प्रोसीजर करें, मेडिकल प्रोसीजर जैसे डायलिटेशन एंड क्यूरिटेशन करें, सिजेरियन सेक्शन करें, या कोई हम बायोप्सी करें, यदि और भी बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर, यदि ये जो मेडिकल प्रोसीजर है ये यदि हम अनस्टाइल तरीके से करते हैं तो जो है एचआईवी का रिस्क हमारे अंदर बढ़ जाता है। इसके बाद से इन्फेंट्स बोर्न टू मदर विथ एचआईवी इन्फेक्शन एंड और हु आर ब्रेस्ट फीड बाय एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। एक चांस और होता है, मतलब जो बच्चे की माँ जो है वो पहले से एचआईवी पॉजिटिव है, उन बच्चों के अंदर एचआईवी होने के चांसेस होती है। और हु आर ब्रेस्ट फीड बाय एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, या जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है और वो मदर पहले से यदि एचआईवी इन्फेक्टेड है तो रिस्क बढ़ जाता है एचआईवी इन्फेक्शन होने की। आगे हम बात करते हैं एचआईवी इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन की, कि कितने स्टेज में जो एचआईवी इन्फेक्शन है इसको डिवाइड किया गया है। A case of HIV infection can be classified in one of 5 infection stage, 0, 1, 2, 3 और unknown स्टेज में। जो HIV इन्फेक्शन के जो केस है इनको हम 5 स्टेज में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से? 0 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज और अननोन स्टेज। द मोस्ट रेस्पॉन्स टू द HIV इन्फेक्शन थ्रू ए CD4 T सेल्स रेस्पॉन्स। हम जो है मोस्टली जो हम देखते हैं HIV इन्फेक्शन CD4 या T सेल्स के जो है रेस्पॉन्स में हम देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है CD4 सेल्स होती है, जो कि हमें हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्यून सेल्स के रूप में जानी जाती है, और CD4 सेल्स का जो है काउंट कम होने लगते हैं तो एचआईवी जो है एड्स में कन्वर्ट होता है और एचआईवी की सीवियर स्टेज हम मानते हैं। स्टेज 0 में क्या होता है? इंडिकेट अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन इन्फर्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है तुरंत एचआईवी इन्फेक्शन, अर्ली का मतलब बहुत जल्दी जो एचआईवी से ग्रसित हुआ है और लेबोरेटरी टेस्टिंग में वो पाया जाता है एचआईवी के अंदर पॉजिटिव। स्टेज फर्स्ट में क्या देखने को हमें मिलेगी कि CD4 सेल्स काउंट नॉर्मली 500 से लेकर 1500 सेल्स पर mm³ ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलेगी। मतलब स्टेज फर्स्ट में जो है CD4 विद T सेल्स है, T लिम्फोसाइट्स है, उनके जो काउंट्स है नॉर्मली मुझे 500 से 1500 सेल्स पर mm³ यदि हमें ब्लड के अंदर देखने को मिले तो वो स्टेज फर्स्ट होगा। स्टेज सेकंड का क्या होगा? अकर्स व्हेन CD4 T सेल्स लिम्फोसाइट आर बिटवीन 200 से 499 सेल्स पर मिनट ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर जो है ब्लड में यदि हमें देखने को मिलती है 200 से 499, तो हम उसे स्टेज सेकंड के अंदर जो है काउंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज थर्ड की। व्हेन द CD4 T lymphocyte cells count drop below 200 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड, यदि ब्लड के अंदर सेल्स का काउंट, जो CD4 सेल्स है उनका काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए तो उसे हम स्टेज थर्ड में काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टेज अननोन होती है, उसमें क्या होता है, व्हाइल केस आज नो इंफॉर्मेशन ऑन CD4 T lymphocyte काउंट और परसेंटेज आर क्लासिफाइड एज स्टेज अननोन। कभी कभी क्या होता है, जो CD4 T सेल्स होती है इसके काउंट पर निर्भर नहीं करता, या इसके काउंट्स में हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलती, तो उसको हम अननोन केस में जो है काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एचआईवी की लाइफ साइकिल की। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेज। ये जो है 7-8 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है एचआईवी की जो लाइफ साइकिल है। हम एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है अटैचमेंट या एचआईवी में क्या होता है, मोस्टली 2 एनलोप जो है कवरिंग होती है। एनलोप का मतलब कवरिंग होती है प्रोटीन्स के। पहला होता है GP120, दूसरा होता है GP41। ये क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट संयोजक, जो सह संयोजक रूप से प्रोटीन से जुड़ा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट सह संयोजक बॉन्ड से प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। GP120 और GP41 जो है
बाइंड कर जाता है यूजुअली CCR5 जिसको हम बोलते हैं या CD4 रिसेप्टर से, तो ये जो है को रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अटैचमेंट या बाइंडिंग। इन द फर्स्ट स्टेज द GP120 एंड GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ HIV बाइंड। इसका जो GP120 और GP41 जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है HIV का, वो क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है विद द होस्ट अनइन्फेक्टेड CD4 रिसेप्टर से। जो इन्फेक्टेड नहीं है CD4 सेल्स, उनके रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है, या फिर जो है CCR5 जो काइमोकाइन को रिसेप्टर है उसके साथ जुड़ जाता है, जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है फ्यूजन ऑफ HIV विद द CD4 टी सेल्स मेम्ब्रेन। जो CD4 का जो टी सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, झिल्ली जो होती है सेल की, उसके ऊपर जो है ये CCR5 या CD4 सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है HIV का GP120 या GP41 ग्लाइकोप्रोटीन जो अटैच हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टेज अनकोटिंग या फ्यूजन का। इसमें क्या होता है, हमें देखने को मिलता है मोस्टली जो HIV का जो कंटेंट है वो CD4 टी सेल्स के अंदर डाल दिया जाता है। ओनली द कंटेंट ऑफ HIV या वायरल कोड, HIV का जो वायरल कोड है वो 2 सिंगल स्टैंड होते हैं इसमें, वायरल RNA एंड देन 3 वायरल एंजाइम्स। HIV के अंदर वायरल कोड में क्या क्या होता है, 2 तो सिंगल स्टैंड वाले वायरल RNA होती है और 3 वायरल एंजाइम होती है। इसमें कौन कौन सी होती है, पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा होता है इंटीग्रेस और तीसरा होता है प्रोटीएज। ये तीनों एंजाइम्स और 2 सिंगल स्टैंड वाले जो है वायरल RNA पाए जाते हैं HIV वायरल कोड्स के अंदर। ये सब क्या हो जाते हैं, आर एम्पिटेड मतलब खाली कर दिए जाते हैं इनटू द CD4 टी सेल्स। मतलब CD4 का जो टी सेल्स है इसके अंदर जो है ये जो HIV के जो चारों कंटेंट है इसको डाल दिया जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आता है DNA सिंथेसिस। DNA सिंथेसिस में क्या होता है, थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, RNA जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं RNA पॉलीमरेज पर। वो HIV जो है अपनी जेनेटिक मटेरियल को RNA से DNA में चेंज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, जो डबल स्ट्रैंड DNA बन जाता है जो कि वायरल होता है। HIV चेंजेज इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम RNA टू DNA। HIV क्या करता है, अपना जो जेनेटिक उसका जो मटेरियल है, जो सेल्स की जो अंदर जो केंद्रक या जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाई जाती है, ये क्या कर जाता है, चेंज कर लिया जाता है RNA से किसमें, DNA में। थ्रू किसके द्वारा, एक्शन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके द्वारा जो है चेंज कर लिया जाता है RNA से DNA में, रिजल्टिंग इन द डबल स्टैंडर्ड DNA। इसका रिजल्ट स्वरूप, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है। दैट कैरीज इंस्ट्रक्शन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। जो क्या करता है, कैरीज करता है, मतलब उसको फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को, जो कि वायरल रेप्लिकेशन में मदद करता है, HIV के फैलने में मदद करता है। ये हमारा थर्ड स्टेज था DNA सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज का, DNA इंटीग्रेशन। DNA इंटीग्रेशन में क्या होता है, न्यू जो HIV DNA है वो एंटर कर जाता है CD4 टी सेल्स के केंद्रक में, और इंटीग्रेशन के द्वारा जो है CD4 टी सेल्स के DNA के साथ बाइंड या मिक्सअप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमें परमानेंट जो है यानी जीवन भर के लिए जो है हमें इन्फेक्शन हो जाता है। न्यू वायरल DNA एंटर द न्यूक्लियस ऑफ द CD4 टी सेल्स एंड थ्रू एक्शन ऑफ इंटीग्रेट। नया जो वायरल DNA है वो एंटर कर जाता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में CD4 टी सेल्स के केंद्रक में, जो है न्यू जो हमारे पास अभी वायरल DNA सिंथेसिस हुआ है वो एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ इंटीग्रेज के द्वारा, इज ब्लिंडेड विथ द DNA ऑफ द CD4 टी सेल्स। और ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है DNA के साथ CD4 टी सेल्स, रिजल्टिंग इन परमानेंट या लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन। इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखते हैं, परमानेंट और जो है लाइफ लॉन्ग जीवन भर के लिए जो हमें इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। Prior to this, the uninfected person has been only exposed to not infected with HIV। इससे पहले uninfected person केवल HIV के संपर्क में आया था, infected नहीं हुआ था। With this step, HIV infection is permanent। लेकिन इंटीग्रेशन के बाद जो HIV infection है वो परमानेंट हो जाता है। इसके बाद सब अगला स्टेप्स की बात करने वाले हैं, जो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, when the CD4 T cells is activated, the double strand DNA from single strand messenger RNA which builds new virus। इसमें क्या होता है, जो हमारा CD4 T सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और डबल स्ट्रैंड जो DNA है उसका फॉर्म कर देता है। उसमें जो सिंगल स्ट्रैंड जो है मैसेंजर RNA होता है, जो क्या करता है, नया वायरस बना देता है। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 2 DNA का लाइन होती है, मतलब एक 3' से 5' की ओर चलती है, दूसरा 5' से 3' की ओर चलती है। एक तो हमारा पुराना रहता है जो कि CD4 टी सेल्स का रहता है, और दूसरा जो मैसेंजर RNA आता है वो नया बिल्डअप करता है और वो न्यू वायरस के लिए कॉज करता है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसलेशन। द मैसेंजर RNA क्रिएट चेन ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, पॉलीप्रोटीन्स का,
that contain the components needed in the construction of new virus। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए है वो क्रिएट करता है न्यू चेन, मतलब नया चेन बनाता है प्रोटीन्स का, पॉलीप्रोटीन्स का। उसमें वो ऐसा कंटेंट बनाता है जो कि न्यू सेल्स, जो न्यू वायरस है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसको बनाने में जो है मदद करता है। अगला जो हमारा स्टेप 7 वो है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, एचआईवी प्रोटीएज एंजाइम cut the polyprotein chain into the individual proteins that make up the new virus। इसमें क्या होता है, जो एचआईवी का जो प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या करता है, कट कर देता है पॉलीप्रोटीन चेन को जो व्यक्ति के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या करता है, वो प्रोटीन्स दैट मेक अप द न्यू प्रोसेस, जिससे क्या होगा, जो ये पॉलीप्रोटीन चेन जो पहले से मौजूद है उसको कट कर देगा प्रोटीएज एंजाइम एचआईवी का, तो जो न्यू वायरस जो है वो कॉज होगा वो वायरस के फॉर्म में होगा। अगला जो हमारा स्टेप जो है वो है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, न्यू प्रोटीन्स एंड viral migrate to the membrane of the infected CD4 T cells, exist from the cells and start the process all over। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर जो वायरल जो आरएनए है वो माइग्रेट हो जाता है इन्फेक्टेड CD4 T सेल्स में और एक्सिस्ट कर लेता है, अपने आप को वहां बैठा लेता है, अपने आप को मतलब एडजस्ट कर लेता है फ्रॉम द सेल्स, और सेल्स के अंदर एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑल ओवर, और वो अपने जैसा जो है वायरल जो है डीएनए और आरएनए बना करके एचआईवी के जो बहुत सारे वायरस जो है बॉडी के अंदर क्रिएट कर देता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन की। एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड via the exchange of variety of body fluid from infected people such as blood, breast milk, amniotic fluid, semen and vaginal secretion। एचआईवी जो है ट्रांसमिटेड होता है, मतलब फैलता है वाया द एक्सचेंज ऑफ ए वेराइटी, मतलब एक्सचेंज करते हैं हम वेराइटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। यदि बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज करते हैं आपस में तो जो है एचआईवी का ट्रांसमीटर देखने को मिलता है। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड से, जैसे ब्लड, यदि ब्लड का कहीं ट्रांसमिशन हो जाए तो। इसके बाद से ब्लड का ट्रांसमिशन कहाँ देखने को मिलता है, निडल स्टिक इंजरी में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद से ब्लड का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसके बाद से ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में जब मदर जो है बच्चे को यदि फीड करवाती है उसमें हमें देखने को मिलता है, उससे ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद से एम्यूनिटी फ्लूइड। एम्यूनिटी फ्लूइड क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी ग्रो इनसाइड द एम्यूनिटिक सैक एंड द एम्यूनिटिक सैक इज फिल्ड विद द एम्यूनिटिक फ्लूइड। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बेबी ग्रो करता है एम्यूनिटिक सैक के अंदर, और जो एम्यूनिटिक सैक है वो किससे भरा होता है, एम्यूनिटिक फ्लूइड से। एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है। एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए मदर टू हर चिल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान जो है एचआईवी ट्रांसमिटेड हो सकता है मदर से बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होगा उस टाइम जो न्यूट्रिशन का जो ट्रांसमिटेड हो रहा है, यदि ब्लड बच्चे और मदर का मिक्स हो जाता है तो डिलीवरी के टाइम मोस्टली देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी के टाइम्स भी किसी किसी केस में हो जाता है। इसके बाद से आता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द पीपल विथ एचआईवी who are taking ART antiretroviral therapy and are virally suppressed do not transmit HIV to their sexual partner। It is important to note, ये एक important point है कि जो पीपल्स HIV पॉजिटिव हैं लेकिन वो ART एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, वो वायरल को जो है सप्रेस कर देते हैं उनके पेशेंट में। यदि वो सेक्सुअल पार्टनर्स उनके पास रहते हैं या वो सेक्स करते हैं तो उनके अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है HIV। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम इन्फेक्टेड through the ordinary day-to-day contact such as kissing, hugging, shaking hands और sharing personal object, food और water। वो व्यक्ति के अंदर ये एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है जो कि ऑर्डिनरी डे टू डे कॉन्टैक्ट, मतलब डे टू डे कॉन्टैक्ट में जो है किस करते हैं या फिर जो हगिंग करते हैं, गले मिलते हैं, या फिर जो शेकिंग हैंड्स करते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो उनके अंदर जो है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। या फिर जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसका शेयर करते हैं, जैसे किसी चीज एक साथ खाने से या एक साथ पानी पीने से ये ट्रांसफर नहीं होती है। अगला हम बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस का। पैथोजेनेसिस में हमें एचआईवी वायरस एंटर इन द ब्लड ऑफ फीटस थ्रू द प्लेसेंटा ऑफ इन्फेक्टेड मदर और थ्रू द एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हम पैथोजेनेसिस बात करेंगे, इसमें तो हमने लाइन बाय लाइन बनाई, लेकिन आप जो है एरो देकर नीचे बढ़ते जाओगे। पहला जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा कि एचआईवी वायरस जो है इंटर हो जाता है ब्लड में फीटस, मतलब बच्चे के अंदर जो है ब्लड जो है मदर का उसके अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर, जो मदर एचआईवी से पहले से पॉजिटिव है। ये तो एक रूट ये हो सकता है, या फिर जो अदर मोड है ट्रांसमिशन के, अदर मोड में जैसे निडल स्टिक इंजरी हो जाए किसी को, या कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है, इससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। यदि वो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ गया, इसके बाद क्या होगा, देन द वायरस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द CD4 लिम्फोसाइट। इसके बाद क्या होता है, जो एचआईवी का वायरस है वो ह्यूमन बॉडी के जो है कॉन्टैक्ट में आता है CD4 T लिम्फोसाइट्स के कॉन्टैक्ट में। इसके बाद
HIV virus binds with CD4 antigen present on the T lymphocyte and B lymphocyte. जो CD4 सेल्स का जो एंटीजन है उस पर प्रेजेंट होता है T lymphocyte एंड B lymphocyte, इसके साथ वो क्या करता है, बाइंडिंग कर लेता है. आफ्टर बाइंडिंग द वायरस इंटर द सेल्स, इसके बाद जब वो T lymphocyte और B lymphocyte से बाइंड कर लेता है, इसके बाद जो HIV का जो वायरस है वो क्या करता है, एंटर कर जाता है इनटू द CD4 T सेल्स में. इनसाइड द सेल, सेल के अंदर द वायरस जीनोम अनकोड एंड विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल RNA इनटू द डबल स्ट्रैंडेड RNA. सेल्स के अंदर क्या होता है, जो वायरस का जो जीनोम अनकोडेड है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंगल RNA, सिंगल जो RNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर. दिस DNA इंटीग्रेशन इनटू द इन्फेक्टेड सेल जीनोम, ये जो DNA का जो इंटीग्रेशन होता है वो इन्फेक्टेड सेल्स के जीनोम के अंदर देखने को मिलते हैं. दिस इंटीग्रेशन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ HIV वायरस प्रोग्रेसिवली विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर जो है ये वायरस का HIV का फॉर्मेशन कर लेता है और इसके बाद से जो है ये अपना साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, वीक करने लग जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, मतलब कौन कौन से जो है हमें लक्षण देखने को मिलेगा. द सिम्टम्स ऑफ HIV वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन. जो सिम्टम्स आते हैं वो उनके स्टेज के ऊपर आते हैं, जो मैंने आपको 8 स्टेज बताया इसके ऊपर, तो 5 जो स्टेज बताया, 0 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड अननोन स्टेज, इन 5 स्टेज के ऊपर जो डिपेंड करता है इसका अलग अलग जो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो. In the first few weeks after the initial infection, people may experience no symptoms और an influenza like illness, मतलब इन्फ्लुएंजा की तरह जो है नॉर्मली वायरस की तरह जो है हमें लक्षण देखने को मिल रहा है, जैसे फीवर, बुखार आ जाए, हेडेक, सिर में दर्द हो, रैसेस और सोर थ्रोट हो, मुंह के अंदर जो है छाले हो जाए गले के अंदर, और रैसेस, बॉडी के अंदर जो है रैसेस बन जाए लाल लाल, तो हमें देखने को मिलता है फर्स्ट फ्यू वीक के अंदर इनिशियल सिम्टम्स के रूप में. एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसली वीकनेस द इम्यून सिस्टम, जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है प्रोग्रेस करता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस होता है, वीक होता है. दे कैन डेवलप अदर साइन एंड सिम्टम्स. अदर साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलता है, स्वेलन लिम्फ नोड देखने को मिलता है, लिम्फ नोड के अंदर जो हमें स्वेलिंग देखने को मिलता है. इसके बाद से वेट लॉस, व्यक्ति का जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका वजन जो हमें कम देखने को मिलेगा. फीवर व्यक्ति के अंदर आएगा, बुखार आएगा और डायरिया आएगा. व्यक्ति के अंदर डायरिया मोस्ट कॉमनली देखा जाता है एंड कफ प्रेजेंट होता है. विदाउट ट्रीटमेंट दे could also develop severe illness, मतलब यदि हम HIV का ट्रीटमेंट अभी नहीं करते हैं तो हम सीवियर इलनेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी देखने को मिलेगा. टीबी मोस्टली जो हमें लंग्स का देखने को मिलेगा. इसके बाद से क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा. क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन है जो कि कॉज्ड होता है फंगस के द्वारा. इट स्प्रेड फ्रॉम लंग्स टू द ब्रेन, ये क्या होता है, लंग्स से जो है ब्रेन की तरफ फैलता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है. और इसके अंदर जो हमें सिम्टम्स आते हैं, हेडेक हो गया, फीवर हो गया और नेक पेन जो है, ये 3 मोस्टली सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है. इसके बाद से सीवियर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सब हो जाए, सिफिलिस हो जाए, एंड कैंसर सच एज लिम्फोमास एंड कैपिसोआस कार्सिनोमा. कैपिसोआस कार्सिनोमा का या फिर जो है हमें लिम्फोमा का जो है कैंसर देखने को मिलता है. कैपिपोसी सार्कोमा क्या होता है, कैंसर सेल्स आर फाउंड इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GI ट्रैक्ट का. और लिम्फोमा क्या होता है, एक कैंसर इन द लिम्फेटिक सिस्टम, यदि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर यदि कैंसर प्रेजेंट है तो उसे हम लिम्फोमास कहते हैं. आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस का. All HIV testing service should continue to provided in line with WHO essential 5C consent. मतलब क्या होता है, जितने भी HIV की टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया में है या फिर WHO जो जहाँ जहाँ अपनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है, वहाँ पर जितने भी HIV के सर्विसेज हैं, जो भी HIV की टेस्टिंग होती है, वो हमें कंटिन्यू टू प्रोवाइड इन लाइन विथ WHO एसेंशियल. WHO ने एक एसेंशियल गाइडलाइंस निकाल रखा है, 5C उसको फॉलो करती है. 5C में पहला है C है कंसेंट, दूसरा है कॉन्फिडेंशियली, तीसरा है काउंसलिंग, चौथा है करेक्ट टेस्ट रिजल्ट और पांचवा है कनेक्शन, लिंकेज, लीकेज टू प्रिवेंशन, केयर एंड ट्रीटमेंट के रूप में. कंसेंट का मतलब होता है सहमति लेना, जो पेशेंट है उससे कंसेंट फॉर्म हम लेते हैं पहले HIV टेस्टिंग से पहले. इसके बाद से कॉन्फिडेंशियली मतलब उसका हम गोपनीयता बनाए के रखते हैं. फिर है काउंसलिंग मतलब परामर्श, उसको हम गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उसका. करेक्ट टेस्ट रिजल्ट और हम सही प्रशिक्षण परिणाम तक पहुंचते हैं. इसके बाद से होता है रोकथाम करते हैं, हम उसका देखभाल करते हैं और उसका ट्रीटमेंट या फिर उपचार करते हैं.
जो हमारा पहला टेस्ट आता है वो है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, हम ब्लड काउंट देख लेते हैं, जैसे सीबीसी कर लेते हैं मेनली। इसमें हम टी सेल्स का काउंट देखते हैं। इसके बाद से हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया देखने को हमें मिलता है। हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया में हमें देखने को मिलते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बाय प्लाज्मा सेल्स। इसका जो हमें ओवर जो है प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद से जो है हमें सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, डैमेज होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय द स्किन टेस्ट। CD4 टी सेल्स काउंट जो है हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद हम करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट में पहले हम करते हैं डायरेक्ट मैटर। डायरेक्ट मैटर में हम वायरल कल्चर कर सकते हैं, किस तरह से उसका ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं। P24AG डिटेक्टेशन कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आता है सीरोलॉजिकल या फिर एंटी डायरेक्ट मेथड। इसमें जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, मेनली एलाइजा करते हैं और रैपिड टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके बाद से फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी को हम एसेस करते हैं। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है हम मेनली करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। HIV डिजीज कैन बी मैनेज्ड बाय ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो जो ले रहे हैं उसके द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं HIV के ट्रांसमिशन को। रेजिमेंट्स का मतलब होता है कुछ नियम्स होते हैं ट्रीटमेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन देते हैं, मतलब एक सिंगल ड्रग्स नहीं देते बल्कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में कॉम्बिनेशन हम देते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर HIV इन्फेक्शन एडल्ट एंड एडोलसेंट्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय नार्को आर फॉलोड अक्रॉस द कंट्री। हमारे पूरे देश के अंदर जो है नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अलग एडल्ट्स और अलग अलग एडोलसेंट के अंदर जो है अपने गाइडलाइंस, अपने निर्देश दिए हुए हैं ट्रीटमेंट का एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के लिए। तीसरा पॉइंट है द CD4 count serves as the major laboratory indicator of immune function and prophylaxis for opportunistic infection। जो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है रोकथाम में, CD4 काउंट जो है हमें सर्व करता है, मतलब मदद करता है मेजर लेबोरेटरी इंडिकेटर के रूप में ऑफ द इम्यून फंक्शन, किस तरह से जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। प्रोफाइलैक्सिस रोकथाम में, फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो अवसरवादी इन्फेक्शन है उसके रोकथाम में। The overchecking goals of antiretroviral therapy is to suppress HIV replication to a level below related goals are। कुछ एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी है उसके कुछ गोल्स हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। पहला जो उसका लक्ष्य है वो है रिड्यूस HIV एसोसिएटेड मोर्बिडिटी एंड प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल। मोर्बिडिटी का मतलब होता है बीमार होने की दर, इसको कम करता है। जो HIV से जो बीमार व्यक्ति होते हैं, ये जो HIV जो ग्रसित होते हैं, इसको कम करता है। प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल, और ये बढ़ाता है और ड्यूरेशन को, क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल और जीवन जीने की जो क्वालिटी है इसको ये इंप्रूव करता है। दूसरा है रिस्टोर एंड प्रिजर्व इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ये क्या करता है, रिस्टोर करता है, मतलब जैसे पहले जैसे पेशेंट रहता था उसके नॉर्मल लाइफ में लाने की, और प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है इम्यूनोलॉजिक फंक्शन, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने का काम करता है। तीसरा जो इसका गोल है वो है मैक्सिमली एंड ड्यूरेबली सप्रेस प्लाज्मा HIV वायरल लोड, मतलब ज्यादा से ज्यादा और सप्रेस करना है प्लाज्मा का जो HIV का जो वायरल लोड है, मतलब HIV से जो इन्फेक्शन हो रहा है वायरस उसको सप्रेस करके रहना मैक्सिमम, ये इसका थर्ड गोल्स है। चौथा जो इसका लक्ष्य है वो है प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। HIV का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, HIV जो फैल रहा है इसको प्रिवेंट करना है। इफेक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART प्रिवेंट्स HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से जो है बच्चे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में ना फैले, इससे बचाने के लिए जो हम एंटीवायरल रिट्रोथेरेपी का यूज करते हैं जो कि इफेक्टिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी रिट्रोवायरल एजेंट। कुछ एंटी रिट्रोवायरल एजेंट है जैसे जाइकाजेन है, रिट्रोवीर है, इसके बाद से वायरेड नाम से आता है, इडुरेंट नाम से आता है, लैक्सिवा नाम से आता है, सालजेंट्री नाम से आता है। ये सब कुछ एंटी रिट्रोवायरल एजेंट है, इसका यूज हम करते हैं एंटीवायरल थेरेपी में। एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ
ऑल HIV ट्रीटमेंट रेजिमेंस इंक्लूड, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स जो हम करते हैं HIV का, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कुछ हिपेटोटॉक्सिसिटी होता है। हिपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है जो डैमेज टू योर लीवर, जो हमारे लीवर को जो डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद से कुछ नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक में कहता है डिक्रीज द फंक्शन ऑफ किडनी, या नेफ्रॉन्स के जो फंक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। एंड ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ बोन मास, और BMD मतलब बोन मास डेंसिटी जो है इसको कम करता है। बोन्स के जो मिनरल्स का डेंसिटी जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस है, विटामिन D3 है, इसे कम करता है। along with increased risk of cardiovascular disease, इसके साथ ही ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, इन सब की जो प्रॉब्लम्स है इसको क्रिएट करता है एंटी रिट्रोवायरल एजेंट, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं आगे न्यूट्रिशनल थेरेपी का। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रेशन इन लिपिड मेटाबॉलिज्म आर एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन एंड ART। जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिनको चल रहा है, या जिस पेशेंट को HIV हो गया है, उसके अंदर जो है हमें अल्टर्ड देखने को मिलता है लिपिड का मेटाबॉलिज्म, मतलब लिपिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता है। माल न्यूट्रिशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड द इंसिडेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन जो है इंक्रीज करता है रिस्क को। माल न्यूट्रिशन में इसके अंदर आता है एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी देते हैं, या फिर जो पेशेंट को HIV हो गया है वो माल न्यूट्रिश हो जाता है। जो माल न्यूट्रिशन जो है इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है रिस्क का इन्फेक्शन का, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जैसे HIV हो गया, इनके रिस्क को बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिटाइट स्टिमुलेंट्स have been successfully used in parents with AIDS related anorexia। हम उन पेशेंट के अंदर यूज करते हैं एपिटाइट स्टिमुलेंट्स जिनके अंदर एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम लगना। अगला पॉइंट है अपना मेजेस्ट्रोल एसिटेटेड, मेगा के नाम से आता है। ये सिंथेटिक ओरल प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपरेशन है जो कि प्रमोट करता है सिग्निफिकेंट वेट गेन को एंड इनिबिट करता है साइटोकाइन फर्स्ट L1 सिंथेसिस को। ये हमें क्या करता है, जो मेजिस्ट्रोल एसिटेट है, ये क्या होता है, एपिटाइट स्टिमुलेट होता है, मतलब ये भूख को बढ़ाता है। और जैसे भूख पेशेंट के अंदर बढ़ेगी तो खाना खाएगा, और खाना खाने से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। इसमें हमें क्या करना चाहिए, मेल एंड फीमेल्स कंडोम्स यूज, हमें बैरियर्स का यूज करना चाहिए इंटरकोर्स के दौरान। इसके बाद से प्रिवेंशन हमें बचना चाहिए टेस्टिंग एंड काउंसलिंग फॉर HIV एंड STI। हमें टेस्ट करवाना चाहिए और काउंसलिंग करवाना चाहिए HIV और STI, HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यूज ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन, और HIV यदि हो गया है तो हमें बचने के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स लेना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन MTCT जिसको बोलते हैं ऑफ HIV, हमें उन्मूलन करना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है हमें दूर करना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से जो बच्चे में ट्रांसमिशन हो रहा है उसको, जो कि हमें मोस्टली देखने को मिलता है डिलीवरी के टाइम, इसके बाद से जो है ब्रेस्ट फीडिंग में, इन सब का हमें उन्मूलन करना चाहिए, एलिमिनेशन करना चाहिए। If the husband refuse to use condoms, pre-exposure prophylaxis might be appropriate। यदि हस्बैंड रिफ्यूज करता है, मना करता है कॉन्डोम्स का यूज करने के लिए, तो फीमेल्स को जो है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस माइट बी अप्रोप्रिएट, इसका यूज करना चाहिए। प्रीप का, प्रीप क्या होता है, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन, जो HIV का इन्फेक्शन का जो स्प्रेड हो रहा है इससे हमें बचाता है। इसके बाद से प्री जो है नॉट प्रोटेक्ट द प्रेगनेंसी, ये हमें प्रेगनेंसी से नहीं रोकता, प्रेगनेंसी को ये कंसीव होने देता है। वे पीपल हु डू नॉट हैव HIV बट दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग HIV, वे पेशेंट इसका यूज कर सकते हैं जिनको HIV नहीं है लेकिन वो HIV के रिस्क में जा रहे हैं, तो उनको प्रीप का यूज करना चाहिए। प्रीप में हम दो तरह का ड्रग्स देते हैं, ट्रेवेंडा और डेक्स को भी। ट्रेवेंडा जो है वो 200 mg देते हैं, 1 पिल देते हैं। इसका जो है पिल्स आती है, इसके रूप में हम यूज करते हैं। तो कुछ नोट्स है, जैसे नॉन लेटेक्स कंडोम्स मेड नेचुरली material such as lambskin are available for people with latex allergy but will not protect against HIV infection। लैम्पस्किन जैसी नेचुरल मटेरियल से बने कंडोम्स जो है लेटेक्स एलर्जी वाले लोगों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन ये नहीं प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट HIV। ये हमें HIV से जो है प्रिवेंट या प्रोटेक्शन नहीं देते हैं
बल्कि जिसके अंदर जो पेशेंट लेटेक्स कंडोम्स का यूज करते हैं वो HIV से जो है प्रिवेंट होते हैं। ए मेल कंडोम शुड बी यूज्ड फॉर ओरल कॉन्टैक्ट विद द पेनिस एंड ए डेंटल डैम। ए फ्लैट डेंटल डैम क्या है? ए फ्लैट पीस ऑफ लेटेक्स यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू आइसोलेट ए टूथ फॉर ट्रीटमेंट। डेंटल डैम का जो है यूज करता है डेंटिस्ट, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो आइसोलेट बचाने के लिए ये बोथ फॉर टूथ फॉर ट्रीटमेंट, दांतों का इलाज के दौरान जो है उसको आइसोलेट करने के लिए। यदि मेल कॉन्डोम्स जो है हमें यूज करना चाहिए ओरल कॉन्टैक्ट में, यदि हम पेनिस को ला रहे हैं तो, या फिर हमें डेंटल डैम का यूज करना चाहिए ओरल कॉन्टैक्ट के हुए। द पॉलीयूरिथ्रेट फीमेल कॉन्डोम्स विच इज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। पॉलीयूरिथ्रेट फीमेल कॉन्डोम्स जो है वो इफेक्टिव होती है कॉन्ट्रासेप्टिव में, और वो प्रोवाइड्स करती है फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट एक्सपोजर टू जेनाइटल सीक्रेशन कंटेनिंग HIV। जो फीमेल कॉन्डोम्स होती है वो हमें एक्सपोजर करने से प्रिवेंट करती है जेनेटल सिक्रेशन का, कंटेनिंग जो कि HIV पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। HIV कंटेनिंग क्या क्या हो सकती है, सच एज सीमन हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, इज इंसर्टेड बाय द ह्यूमंस, जो कि इंसर्टेड ह्यूमंस के अंदर हो सकते हैं, इससे प्रिवेंट करता है। PrEP इन्वॉल्व्स टेकिंग 1 पिल्स कंटेनिंग 2 HIV मेडिकेशन। टेनोफिर, इसका जो मोस्टली जो है ट्रेवेंडा के रूप में हम यूज करते हैं डेली इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ सेक्सुअल HIV एक्सक्रीशन इन एडल्ट एंड एडोलसेंट एज 12 एंड ओल्डर। इसका यूज जो है जो 12 साल से ज्यादा बच्चे या फिर जो ओल्डर्स जो पेशेंट है एडल्ट जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। 200 mg का टेबलेट आता है, मतलब पिल्स आता है ट्रेवेडा के नाम से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन। ऑल पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड, सभी पेशेंट जो HIV के उसको एडवाइज किया जाता है प्रोटेक्ट बचने के लिए अगेंस्ट HIV के खिलाफ। एब्सटेन फ्रॉम एक्सचेंजिंग सेक्सुअल फ्लूइड, सेक्सुअल फ्लूइड जैसे सीमन, वेजाइनल फ्लूइड के आदान प्रदान से हमें बचना चाहिए, मतलब एक्सचेंज करने से हमें बचना चाहिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर टू 1, कम से कम जो है हमें एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ऑलवेज यूज लेटेक्स कॉन्डोम, हमेशा हमें लेटेक्स कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। नोट रीयूज कॉन्डोम्स, हमें रीयूज किया हुआ मतलब पहले से यूज किया हुआ कॉन्डोम्स का यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स विदाउट यूजिंग ए कॉन्डोम्स एज वेल। कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यदि हम सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम का यूज करते हैं तो उसके साथ जो है हमें कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए, जो कि हमें प्रिवेंट करेगा HIV इन्फेक्शन। रिकमेंडेशन फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कुछ सिफारिशें हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के लिए, जैसे हैंड हाइजीन, यूज आफ्टर टचिंग ब्लड, body fluid, secretions, excretion, contaminated items, immediately after removing gloves and between patient contact। इन सब के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए यदि हम कोई ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या हम कोई बॉडी फ्लूइड्स जो सिक्रेशंस हो रहा है उसके कांटेक्ट, जैसे कोई बॉडी से पस जो है सिक्रेशन हो रहा है इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या सिक्रेशंस बॉडी के हैं जैसे यूरिन का सिक्रेशन हो गया, इसमें तो नहीं, हमारे एक्सक्रीशन में तो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। इसके बाद से कंटामिनेटेड अंडे, जो अनस्ट्राइल है, जो गंदे आइटम्स हैं उसके कांटेक्ट में तो हम नहीं आ रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर, यदि हम इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, इसके बाद से तुरंत जो है हम ग्लव्स के निकालते ही, और बिटवीन पेशेंट का कांटेक्ट, और दूसरे पेशेंट के जैसे हम कांटेक्ट में आए या कोई भी पेशेंट के कांटेक्ट में आए उसके जस्ट बाद हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए। इसके बाद से दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PET किट, वियरिंग ग्लव्स, गॉन एंड मास्क, इन सब का हमें यूज करना चाहिए। इसके बाद से तीसरा है सॉइल्ड पेशेंट केयर इक्विपमेंट। सॉइल्ड का मतलब होता है गंदा हो या अनस्ट्राइल हो, पेशेंट केयर इक्विपमेंट जो है तो हमें उसको मैनर एक तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोडक्ट, इस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए उसको एक तरीके से जिससे क्या HIV का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ट्रांसफर नहीं हो सके, यदि हमें ये कंफर्म हो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का है तो। टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री हैंडल्स ए मैनर ऑफ दैट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर, ये हमें इस तरह से एक मैनर में हैंडल करना चाहिए और प्रिवेंट्स करना चाहिए, जिससे क्या टेक्सटाइल मतलब जो लॉन्ड्री के जो कपड़े होते हैं जो पेशेंट का, जैसे बेडशीट हो गया, बेड पिलो हो गया, इसको इस तरह से हमें ट्रांसफर करना चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर नहीं हो एक पेशेंट से अनदर पेशेंट के अंदर। इसके बाद अगला है नीडल एंड अदर शार्प। डू नॉट रिकैप, कभी भी हमें नीडल को जो है रिकैप नहीं करना चाहिए, रिकैप का मतलब होता है वापस जो हमें कैप नहीं लगाना चाहिए, बेंड नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए और हैंड मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए यूज नीडल का। यूज शार्प इन ए पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर, और यूज करना चाहिए हमें शार्प या फिर जो पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर का मतलब नीडल के लिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एडिक्विटी,
मतलब इंस्ट्रक्ट करना चाहिए हमें सिम्टोमेटिक पीपल, जो पेशेंट को हमें सिम्टम्स लग रहे हैं कि इसके अंदर एचआईवी हो सकता है, उस पेशेंट को हमें बताना चाहिए पीपल टू कवर माउथ एंड नोज, कि वो अपना मुंह और नाक को कवर करे व्हेन स्नीजिंग और कपी, जब वो खांसे या छींके। यूज टिश्यू एंड बाय सोप इन नो टच रिसेप्टिक्लेट, ऑब्जर्व हैंड हाइजीन आफ्टर सोइलिंग ऑफ हैंड, जैसे ही हाथ गीला हो या फिर हाथ गंदे सामानों में टच हो तो हमें तुरंत हाथों को साफ करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के कांटेक्ट में जाए उससे पहले हमें वेयर सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए जिसको हम अगले पार्ट सेकंड बना के वीडियो में डाल दूंगी, तो वीडियो जो है लेंथी हो गई। जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, क्या क्या नर्सिंग के गोल्स है, कौन कौन से इंटरवेंशन है। इसके बाद से नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP इंडिया के अंदर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान 2017 से 2024 के बीच चलेगा, और फॉर प्रिवेंशन फॉर एड्स, HIV ऑन STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, HIV या एड्स का जो प्रिवेंशन हम किस तरह से करें इसके ऊपर। इसके बाद से 5 प्रायोरिटीज का है NSP का, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद एड्स या HIV का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट आया है एक 2017, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियोज में। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।